देखिए, आज हम पढ़ेंगे आयुध अधिनियम का अध्याय 5। अपराध और शास्तियों से संबंधित अपराध है। अपराध और शास्तियों से संबंधित अध्याय है। धारा 25 सेक्शन जो है 25 है इसमें। धारा 25 है, ये कुछ जो अपराध है उनके बारे में बताया गया है कि कुछ अपराधों के लिए दंड है ना, कुछ अपराधों के लिए दंड है इसमें। धारा 25 कौन कौन से अपराध हैं? तो पहले धारा 5 के उल्लंघन की बात कह रहा है। धारा 5, 6 और 11 इनको कैसे याद रखना? धारा 5, 6 और 11 के उल्लंघन के लिए दंड है। तो धारा 5 में तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि धारा 5 के उल्लंघन के लिए कितना दंड है। धारा 6 के इस तरीके से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि किसी आयुध या गोला बारूद के अभिप्राप्त करना या विक्रय उत्पादन, ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से जो हेडिंग है ना धारा 5 की, उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। जो धारा 5 है कि गोला बारूद का विनिर्माण वगैरह कोई व्यक्ति करता है, विक्रय करता है, उसका उल्लंघन करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इस तरीके से आपको इसकी हेडिंग भी याद रखना है। गनों के नाल को कोई व्यक्ति छोटा बड़ा करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, या उनका आयात निर्यात करता है तो किसी व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसको दोनों तरीकों से आपको याद रखना है, सेक्शन वाइज भी याद रखना है और इस तरीके से। तो देखिए धारा 5 पहले इसमें लिख ली। धारा 5 और क्या है, धारा 6 और धारा, इनको आपको एक जगह लिखना पड़ेगा या फिर सेक्शनों पे लिखना पड़ेगा। जो सेक्शन है धारा 5, 6 और 11 उन पर लिखना पड़ेगा आपको, या फिर अलग से पन्ने पे लिख के आपको याद करना पड़ेगा इनके दंडों को, है ना। तो धारा 5 जो है आपकी, शॉर्ट में एक एक लाइन लिख लेते हैं कि समझ में आए कि धारा 5 जो है वो काय से संबंधित है। धारा 5 क्या है? गोला बारूद के विनिर्माण और विक्रय से संबंधित है। तो शॉर्ट में एक एक शब्द लिख लीजिए समझ में आए। विनिर्माण और विक्रय, शॉर्ट में एक एक शब्द लिख लेंगे बस, बाकी पूरी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए। विनिर्माण और विक्रय से संबंधित है धारा 5। धारा 6 किससे संबंधित है? गनों के नाल को छोटा बड़ा किए जाए, दोनों की नाल, बस इतना लिख लिए तो समझ में आ जाएगा ये सेक्शन काय से संबंधित है। गनों की नाल से संबंधित है। और जो सेक्शन 11 है वो काय से संबंधित है? आयात निर्यात। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीनों। इस तरीके से आपको लिखने हैं। तो जब कोई व्यक्ति धारा 5 का उल्लंघन करता है, धारा 6 का उल्लंघन करता है या धारा 11 का उल्लंघन करता है ना, जब कोई व्यक्ति धारा 5, धारा 6 या धारा 11 का उल्लंघन करता है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ सेक्शन लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति धारा 5, धारा 6 या धारा 11 का उल्लंघन करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें आपको केवल दंड याद रखना है। अगर ऐसा व्यक्ति जो धारा 5, धारा 6 और धारा 11 के उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष से लेकर कितने कारावास तक के लिए? आजीवन कारावास तक के लिए। 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसे क्या हो सकता है? जुर्माना भी हो सकता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे 7 से कितना? 11, 7 से 11 वर्ष तक का कारावास। सॉरी, 7 से 11 नहीं, 7 से आजीवन, गड़बड़ हो गया, 11 सेक्शन याद रहा। 7 से कितना है? 7 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन, 7 से आजीवन, 7 से आजीवन कारावास तक, प्लस लिख दिया जुर्माना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा व्यक्ति जो धारा 5, धारा 6 और धारा 11 के अधीन अगर उल्लंघन करता है या इन धाराओं का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अभी इसको मिटाना नहीं है, अभी देखिए आगे इसको हाँ, अब यही काम अगर क्लॉज 7 निकालिए इसी का जो धारा 54 पढ़ रहे हैं, धारा 25, इसी का क्लॉज 7 निकालिए। अगर यही काम धारा 5, धारा 6 और धारा 11 वाला किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से, किसी संगठित अपराध संघ यानी कोई किसी संगठित संगठन कह लीजिए, उसके सदस्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संगठित अपराध किया जाता है, या मान लीजिए कोई संगठित संघ के द्वारा किया जाता है, या कह लीजिए किसी गिरोह के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपराध धारा 5, धारा 6 और धारा 11 से संबंधित तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। यही अपराध अगर ये सारे अपराध यही अपराध अगर किसके द्वारा किए जाते हैं? संगठित द्वारा। संगठित अपराध है। कैसे अपराध है? संगठित। ये जो अपन पढ़ रहे हैं यही अपराध अगर संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से किया जाता है। संगठित अपराध, संगठित जो अपराध है, संगठित जो संघ है उसके सदस्य द्वारा, मतलब संगठित अपराध के सदस्य सदस्य द्वारा किया जाता है। संगठित अपराध अगर किसी संघ के संघ, या कह लीजिए सिंपल भाषा में किसी क्या कहते हैं, गिरोह कह लीजिए। समझने के लिए आप गिरोह याद रखिए, कोई गैंग याद रखिए कि किसी गैंग के द्वारा किया जाता है, किसी गिरोह के द्वारा किया जाता है। तो फिर ऐसे में कौन सा अपराध? धारा 5, 6 और 11 का जो अपराध है, ऐसे में किसी व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। तो यहाँ सजा कितनी हो जाएगी? 7 की जगह कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। 10 वर्ष से लेकर कहाँ तक जाएगी? आजीवन कारावास। जी 14 10 वर्ष से लेकर संगठित अपराध कहाँ गया? संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से, 7वें क्लॉज की बात मैं कह रहा हूँ। इसमें 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की क्या लिखा है? 14 वर्ष कहाँ है इसमें? 1 मिनट, इंग्लिश में देख लीजिए आप। 14 है क्या इसमें? तो 10 ही है। वो क्या कहते हैं, आजीवन ही है। कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं सही है सर, वो हम लोगों ने दूसरा पढ़ लिया था, आप सही है सर। 7वां क्लॉज पढ़ना। 7वां क्लॉज। जी जी 10 हाँ, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। प्लस जुर्माना। ये 7वां क्लॉज है इसका, है ना? धारा 26 का 7वां क्लॉज है इसका। तो इसको एक साथ लिखना है आपको, क्योंकि जितने की अपराध है, बस ये जब नॉर्मल वे में किया जाता है तो 7 वर्ष से लेकर जो है आपका कितना था, आजीवन कारावास तक की सजा। 7 वर्ष से आजीवन कारावास। और अगर यही काम किसी संगठित संघ द्वारा किया जाता है, संगठित संघ द्वारा अगर ये अपराध किया जाता है, तो ऐसे में 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, है ना? अब देखिए और कहाँ आया है ये 6। बस इतना, ये दो को एक साथ लिखना है आपको, एक ही साथ इनको याद करना है ना। अब देखिए, देखिए धारा 7 की बात कह रहा है दूसरा जो क्लॉज इसका, कि अगर कोई व्यक्ति जो धारा 7 के उल्लंघन में किसी अपराध को करता है। धारा 7 में क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि धारा 7 जो है, धारा 7 में क्या दिया गया है। धारा 7 में क्या दिया गया है, ये आपको प्रतिषिद्ध आयुध है। धारा 7 में क्या है? प्रतिषिद्ध आयुध।
तो देखिए धारा 7 के अधीन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, धारा 7 में क्या है, प्रतिषिद्ध आयुध। कुल मिला के प्रतिषिद्ध आयुध है, या आपको धारा 7 या प्रतिषिद्ध आयुध के नाम से आएगा क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आएगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध आयुध हो या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को अर्जित वगैरह करता है, क्या करता है, अर्जित करता है, प्रतिषिद्ध आयुध या गोला बारूद को क्या करना है, अर्जित करना है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध आयुधों को क्या करता है, अर्जित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें भी 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो कितनी हो सकती है, 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें सजा कितनी है, अगर अर्जित करता है प्रतिषिद्ध आयुध वगैरह को, तो 7 वर्ष से लेके, 7 से लेके सीधा लिख दिया है 14 वर्ष तक के कारावास से, केवल इतना ही लिख दिया, ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से, है ना, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये आप अलग से लिख लें या फिर सेक्शनों पर ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, धारा 7 पे ही लिखें ये सब, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति धारा 7 के अधीन, जो धारा 7 में क्या है, प्रतिषिद्ध आयुध है, उसको अर्जित करता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इसी धारा का, यानी धारा 7 का जो अपराध है, यही अपराध है धारा 7 का, प्रतिषिद्ध आयुध वाला जो अपराध है, गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय, संपरिवर्तित या मरम्मत करता है, मतलब प्रतिषिद्ध आयुध है, इसी का क्या करता है, विनिर्माण करता है, विक्रय, विनिर्माण, विक्रय आदि लिख दिया अपन, है ना, सारी चीजें आ जाएंगी। तो अर्जन के लिए बस याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अर्जन करता है तो 7 से 14 है। अगर धारा 7 के अधीन अगर प्रतिषिद्ध आयुध है और प्रतिषिद्ध आयुधों का ही अगर कोई व्यक्ति विनिर्माण करता है, विक्रय करता है ना, विनिर्माण विक्रय करता है या फिर अंतरण करता है, सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, अंतरण आदि करता है, संपरिवर्तन करता है, मरम्मत करता है, सब आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, या उन्हीं विक्रय, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिस्थिति के लिए अपने कब्जे में रखेगा, या फिर मतलब इसी उद्देश्य से कि उसका विनिर्माण किया जाए, उसमें कोई चेंज किया जाए, इस उद्देश्य से अपने कब्जे में रखे हुए, है ना, उसको सुधारने के लिए, उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए अपने कब्जे में रखे हुए हैं मरम्मत के उद्देश्य से, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो 10 वर्ष से लेकर कितने, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, तो ऐसे व्यक्ति में 10 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास। प्लस, प्लस मतलब जुर्माना समझ लो, है ना, प्लस जुर्माने से। तो ऐसा व्यक्ति अगर जो प्रतिषिद्ध आयुध वगैरह है, उनके विनिर्माण के उद्देश्य से, उनके विक्रय के उद्देश्य से, उनकी मरम्मत के उद्देश्य से, इन सारे उद्देश्यों से अपने, या तो ये सब करता है या इन उद्देश्य से वो अपने कब्जे में बनाए रखता है चीजें, वस्तुओं को, जो कैसे हथियार है, प्रतिषिद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से, जो कहां तक जा सकता है, आजीवन कारावास तक का हो सकता है, और जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, दंडनीय किया जा सकता है। ये धारा 7 में एक चीज और अपन लिखना भूल गए कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें जो लिखा है कि 7 वर्ष से जो अपना 7 वर्ष से 14 वर्ष, ये 7 वर्ष से आजीवन जो कारावास तक का दंडनीय है, उसमें एक न्यायालय की बात की कि न्यायालय चाहे विशेष कारण लिख करके 7 वर्ष से कम की सजा दे सकता है। तो ये तो आपको याद रखना कि न्यायालय चाहे तो 7 वर्ष से कम की भी सजा अगर देना चाहे, कारण अगर लिखबद्ध करता है तो 7 वर्ष से कम की भी सजा न्यायालय कारण लिखबद्ध करके भी दे सकता है ना। तो ये न्यायालय का विशेष अधिकार है, उसमें न्यायालय चाहे तो 7 वर्ष से कम की भी सजा दे सकता है। एक मिनट, अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सशस्त्र बल से अग्नायुध छीन लेता है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस
ये याद रखेंगे। कोई व्यक्ति क्या करता है, पुलिस आ गई या सशस्त्र बल के कोई सदस्य हैं, या सशस्त्र बल के क्या है, सदस्य कोई व्यक्ति है, सशस्त्र बल इतना ही काफी है। कोई व्यक्ति अगर पुलिस या सशस्त्र बल के सदस्य हैं, उनसे अगर कोई हथियार छीन लेता है, क्या करता है, हथियार छीन लेता है, हथियार क्या करता है, छीन लेता है या छुड़ा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई पुलिस से या कोई सशस्त्र बल के सदस्य हैं, उनसे हथियार आदि को छीन लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष से कम की नहीं, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। तो ऐसे व्यक्ति को भी कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से, और जो कहाँ तक जाएगा, आजीवन कारावास। ये भी याद रखना है आपको, आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस से हथियार छीन लेता है, ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति पुलिस से हथियार छीन लेता है तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा, या कब बना देंगे कि पुलिस व्यवस्था में लगी है, कोई व्यक्ति आता है और हथियार छीन लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो याद रखना है 10 वर्ष तक के कारावास से, 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक के अपराध से उसे दंडित किया जा सकता है, और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद धारा 24 जो पुण्य पढ़ी थी, जो अधिसूचित क्षेत्र है धारा 24 में, उनके बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति, धारा 24 ए और बी दोनों के बारे में, धारा 24 ए और इसी में लिख दिया बी, तो दोनों के बारे में। 24 ए में प्रतिशत आय दो के बाद 24 ए और बी कौन से क्षेत्र से, ये अधिसूचित क्षेत्र से, ये अधिसूचित, ये कौन से क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है, जहाँ सरकार नोटिफिकेशन निकाला है किसी व्यक्ति को हथियार ले जाने के लिए, रखने के लिए, दोनों बातें हैं, हथियार रखने के लिए और सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए भी, दोनों की बात कह रहा है कि अगर प्रतिसिद्ध हथियार है, फिर अधिसूचित कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति, अधिसूचना जो दी गई है, सरकार ने जो अधिसूचना निकाली है, उस अधिसूचना का क्या करता, उल्लंघन करता है। अगर कोई व्यक्ति, जो सरकार ने अधिसूचना निकाली है, उस अधिसूचना का उल्लंघन करता है, मतलब सरकार ने अधिसूचना निकाली कि कोई व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा, वो हथियार रखे हुए, या कोई सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर नहीं चलेगा और वो व्यक्ति हथियार लेकर चलता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, उसके बारे में कह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कितने दंड से किया जाएगा अधिसूचित क्षेत्र वाले, 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, तो 3 से लेके 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, प्लस जुर्माना, इससे भी दंडित किया जाएगा। तो 3 साल से तो कम की होगी नहीं, और जो 7 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, इसमें जो आगे दिया गया है काफी धाराओं के बारे में, धारा 3, धारा 4, है ना, उसके बाद धारा 9, धारा 10, धारा 12, इन सब के बारे में एक साथ दिया है। जो कोई व्यक्ति, पहला लिखा है कि धारा 3 के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारूद अर्जित करता है, काय के उल्लंघन में धारा 3, तो यहाँ याद लिख लीजिए आप, धारा, पहले लिख लीजिए धारा 3। धारा 3 के उल्लंघन में क्या करता है, कोई गोला बारूद को अर्जित करता है। धारा 3 के उल्लंघन में क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति गोला बारूद को अर्जित करता है। तो धारा 3 में अर्जनी से संबंधित है धारा 3, तो क्या कर रहा है वो, धारा 3 के उल्लंघन अर्जित करता है। एक एक शब्द लिख लीजिए सारे की सारे सेक्शनों का। धारा 4, धारा 4 के उल्लंघन में क्या करता है वो, किसी ऐसे वर्ग या वर्णन के, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, कोई भी आयुध
उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा। धारा 4 में क्या संबंधित है, विनिर्दिष्ट वर्णन के जो आयुध हैं, विनिर्दिष्ट वर्णन के जो आयुध हैं उनसे संबंधित है। धारा 4 का से संबंधित है, विनिर्दिष्ट वर्णन, विनिर्दिष्ट वर्णन के जो आयुध हैं उनसे संबंधित है, उनको अर्जित करता है कोई व्यक्ति। या कह रहा है धारा 8 की उपधारा 2 के अधीन किसी भी अग्नायुध को बेचेगा या अंतरित करेगा, धारा 8 के अधीन, धारा 8 के अधीन, धारा 8 का सब क्लॉज 2 की बात कह रहा है, उपधारा 2 की बात कह रहा है। उपधारा 2 के अधीन जो आयुध है जिसमें मुद्रांकित या अन्यथा दर्शे, वो संख्यांक वगैरह आदि दर्शित नहीं है, पहचान चिन्ह वगैरह, तो उनके बारे में कह रहा है कि जिन पहचान चिन्ह, क्या है धारा 8 पहचान चिन्ह, ये आपको एक एक शब्द लिखने पड़ेंगे और उसके बाद उनको याद करना पड़ेगा, या फिर धारा 8 पे ही लिखनी पड़ेगी, जो जहाँ पे आ रहा है सजा उनको वहीं लिखना पड़ेगी, तभी आपको इसके पनिशमेंट याद होंगे ठीक से। धारा उसके बाद था आपका धारा 9 की उपधारा 1 के गा, गाई है ए बी सी डी। धारा 9 की बात कह रहा है ये थोड़ा सा लगभग मुझे लग रहा है गलत लिखा है इसमें। धारा सब क्लॉज इसमें दो ही है कि पहला है, मेरे में इसमें पहला लिखा है, इसमें दूसरा लिखा है। सब क्लॉज इसका शायद 9 का जो है 9 का सब क्लॉज बताइए कौन सा, दूसरा है कि पहला है? सेकंड और थर्ड है सर। सेकंड ही है ना, हाँ मेरे में गलत लिखा है। 9 का सब क्लॉज जो है सेकंड है, और इसका जो सी है सर सब क्लॉज 1 धारा है। 9 की, हाँ 1 है, उसके खंड का उपखंड ये सेकंड और थर्ड है। धारा 9 का 1 है, 1 का क्या है का खंड का खंड का पहला है, उपखंड सेकंड और थर्ड। अच्छा उपखंड सेकंड और थर्ड, अच्छा सेकंड और थर्ड है। हाँ। चलिए ये सेकंड और थर्ड, धारा 9 का पहले का जो है ए, अच्छा ठीक है समझ गए। इसका जो दूसरा जो उपखंड है वो है किसी ऐसे व्यक्ति की दोष सिद्धि पर जिसने हिंसा या नैतिक अविचार में शामिल है, उससे संबंधित है। हिंसा या नैतिक अविचार में कोई व्यक्ति शामिल है उससे संबंधित है। और जो धारा 8 जो परिशांति वाले बॉन्ड भरवाए जाते हैं उससे संबंधित है ना। तो इसमें आपको लिख लेना है थोड़ा सा कि जो हिंसा, जो इसी में नीचे लिख देता हूँ मैं, हिंसा से संबंधित है या नैतिक अविचार, तो हिंसा अकेला लिख लेंगे उससे, या नैतिक अविचार या नैतिक अविचार इससे संबंधित है, अपराध है। और या फिर धारा 8 कौन सा, सीआरपीसी का अध्याय जो 8 है, अध्याय चैप्टर सीधा 8 लिख लिया, चैप्टर जो 8 है, चैप्टर 8 में क्या है, सदाचार परिशांति लिख लीजिए, सीधी बात, परिशांति बनाए रखने के लिए जो बॉन्ड भरवाए जाते हैं ना, उसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है, ये आपको सब याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि कोई व्यक्ति हिंसा या नैतिक अविचार का उल्लंघन करता है, ऐसे नहीं बनेगा कि 9 1 2, ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई व्यक्ति परिशांति का उल्लंघन करता है तो किसे, मतलब कितने दंड से दंडित किया जाएगा इस अधिनियम के तहत, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि हिंसा या नैतिक अविचार का उल्लंघन करता है या परिशांति का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो ये एक साथ इसीलिए लिख रहे हैं कि सबके एक ही दंड है, एक ही सा दंड है सभी का, इसीलिए, है ना। अगला कहता है धारा 9 का उपधारा बी के उल्लंघन किसी भी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय, अंतरण या संपरिवर्तन करता है, यही कह रहा है, इसी का अगर विक्रय वगैरह भी करता है वो भी इसमें है, तो विक्रय वगैरह करता है इसी के उल्लंघन में, अगर आदेश दिया गया है परिशांति वगैरह का और विक्रय वगैरह करता, उल्लंघन करता है, तो किसी व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा जगह कम है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, देखिए पहले। फिर धारा 10 की बात कह रहा है कि धारा 10 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा। धारा 10 का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, धारा 10 में क्या दे रखा है,
आयुधों का आयात निर्यात, आयात निर्यात किसी भी वर्णन को भारत में लाता है, धारा 10 का यहाँ से केवल धारा 10 इधर ही लिख देता हूँ मैं, धारा 10, धारा 10 क्या है, आयात निर्यात, निर्यात करता है, भारत में लाता है किसी प्रतिष्ठित वगैरह जो हथियार है। धारा 12 के उल्लंघन करता है, धारा 12 का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, धारा 12 में क्या है, गोला बारूद का परिवहन वगैरह है, तो धारा 12 में क्या, परिवहन। ये एक एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पड़ेगा कि धारा 10 का, धारा 10 का उल्लंघन करता मूर्ति कम बनेगा, ये पूछा जाएगा कि परिवहन करता है, आयात निर्यात करता है तो कितना दंड दिया जाएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आयुध या गोला बारूद को धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 21 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित रूप से निक्षिप्त करने में असफल रहता है, तो वो जमा करने में, जो जमा करवाया जाता है तो उसके निक्षेप में क्या क्या रहता है, कोई व्यक्ति असफल रहता है, 21 या इसके अधीन निक्षेप कराया जाता है तो उसको जमा करने में क्या रहता है, असफल रहता है। क्या करने में असफल रहता है, निक्षेप, तो निक्षेप अकेला लिख लेते हैं, निक्षिप्त करने में असफल रहता है, धारा 3 ही लिख लीजिए, 3, 2 एवं 21(1) के अधीन, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अधीन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई अपराध। अगला है इसमें है एक, आयुध या गोला बारूद का विनिर्माण व्यवहारी होते हुए धारा 44 के अधीन किए गए या बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित किए जाने पर अभिलेख या लेखा रखने में असफल रहता है। धारा 44 के तहत कोई व्यवहारी है, कोई डीलर है, उसके बारे में कह रहा है, कोई कोई व्यक्ति क्या है, व्यवहारी है, उसका व्यवहारी है, डीलर है, और वो क्या रखने में असफल रहता है, लेखा रखने में असफल रहता है, जो उसके डॉक्यूमेंट जो वगैरह लेखा वगैरह है, लेखा आदि रखने में धारा 44 के तहत, धारा 44 के तहत अगर असफल रहता है तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए सब एक ही सजा है इसमें। तो वह कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं हो, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से, ये सारे अपराधों यहाँ से लेके यहाँ तक के अपराधों के लिए ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से। कितना, जो पहला लिख दिया, 2 वर्ष से लेकर कितना हो सकेगा, 5 वर्ष तक के कारावास से, जुर्माना तो है होता ही है, तो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना, है ना, प्लस जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, उससे दंडित किया जा सकता है। तो ये आपको लिखने पड़ेंगे अलग, तभी इसके पनिशमेंट याद होंगे, या फिर आप सेक्शन पे लिखिए, धारा 5 पे लिखिए, ये सब जो सेक्शन आ रहे हैं उन पे धारा 5 पे ये लिखिए, 6 पे लिखिए, 11 पे लिखिए, ये सब लिखने पड़ेंगे, या फिर आपको एक पन्ने पे लिखने पड़ेंगे अलग से, तब इसके सेक्शन याद होंगे आपको, है ना, इस मतलब पनिशमेंट याद होंगे इसके, उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा तभी याद होंगे। इस तरीके से आप जो ये वाले जो प्लॉट अध्याय क्या कहते हैं धारा 25 पढ़ोगे या रटोगे तो रट नहीं पाएगी, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप इनको लिखोगे ना तरीके से तभी याद होगा, या तो आप डायरेक्ट पे ही लिख लीजिए, धारा 5 में ये लिख लीजिए, धारा 6 में भी ये लिखिए, 11 में ये लिखिए, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप एक अलग से पन्ना बना के लिख लीजिए, फिर ये भी लिखना पड़ेगा एक एक शब्द कि धारा 5 में क्या है, 6 में क्या है, 11 में क्या है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तब इसके जो है पनिशमेंट आपको याद हो पाएंगे। परंतु तो न्यायालय का लिखा ही है कि अगर परंतु चाहे तो मतलब न्यायालय चाहे तो 2 वर्ष से कम की अगर कारण लिखित करता है तो 2 वर्ष से कम की सजा दे सकता है। परंतु ये कहता है कि इन अपराधों में जो हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अधिसूचित क्षेत्र वाला अपराध कोई करता है या अर्जित करता है धारा 3 के उल्लंघन में, या विनिर्दिष्ट वर्णन के अपराध जो हथियार है उनको अर्जित वगैरह करता है, पहचान चिन्ह वगैरह नहीं है ऐसे हथियारों का विक्रय वगैरह करता है, आदि करता है, या हिंसा या नैतिक उपचार है, या शांति भंग वाले या उसमें विक्रय करता है, या आयात निर्यात करता है, कुल मिला के ये सारे अपराध करता है, तो अगर न्यायालय चाहे 2 वर्ष की अवधि से इसमें दंडित किया जा सकता है, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष, तो लेकिन न्यायालय चाहे तो 2 वर्ष से कम की सजा दे सकता है कारण लेखबद्ध करते हुए। ठीक है, तो न्यायालय चाहे तो 2 वर्ष से कम की सजा दे सकता है। इसमें नीचे देखिए, इसी में इसमें कहता है वन का, कहता है उपधारा 1 का में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में
उस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ये क्या कह रहा है? उपद्रवग्रस्त क्षेत्र, इसी में जो अपन ने पढ़ा उपद्रवग्रस्त कोई क्षेत्र है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसमें कोई दंडनीय अपराध करता है, कैसा क्षेत्र है? उपद्रवग्रस्त। हाँ याद रखेंगे, उपद्रव मतलब जहां हिंसा आदि हो रही है, ऐसा कोई क्षेत्र उपद्रवग्रस्त कोई क्षेत्र है, उपद्रवग्रस्त कोई क्षेत्र है। और ऐसे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कोई कैसा क्या करता है, कोई दंडनीय अपराध करता है, कोई अपराध करता है, कैसा अपराध? जो दंडनीय है। अगर ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? उस व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की नहीं किंतु जो 7 वर्ष तक की, तो 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष, 3 से लेके 7 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माना से, कारावास से प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उपद्रवग्रस्त जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या करता है, कोई अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल पनिशमेंट याद रखनी है इस अध्याय में, आपको स्पष्टीकरण वगैरह कुछ नहीं। अब देखिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसको लिख लेना आप सब एक पन्ने पे बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारे पनिशमेंट, और इसी तरीके से आपको लिखनी पड़ेंगे, है ना। या फिर आप क्या कहते हैं, बैरेक्ट पे लिख लीजिए। देखिए दूसरा जो कह रहा है, जो कोई व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा है, धारा 9 की उपधारा है क्या? तरुण व्यक्ति, 21 वर्ष से कम उम्र वाले जो व्यक्ति उनके बारे में कह रहा है कि इस धारा के उल्लंघन कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा। कौन व्यक्ति है? जो तरुण व्यक्ति है ना। धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का, धारा 9 की उपधारा 1 है, उसका खंड का पहला है, ये लिख लीजिए। कौन से व्यक्ति हैं? तरुण, ये लिख लीजिए। तरुण व्यक्ति अगर है, और अगर कोई व्यक्ति तरुण व्यक्ति है और इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, मतलब कोई आग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करता है, क्या करता है? अर्जित करता है। चूंकि इसकी एज नहीं है जी, इसको हथियार लाइसेंस वगैरह तो नहीं मिल सकता, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? हथियार को आदि को अर्जित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से। चूंकि तरुण है इसीलिए कम सजा है। कितने? 1 वर्ष तक के कारावास, 1 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है, दोनों से। अगर कोई व्यक्ति तरुण है, मतलब लाइसेंस नहीं धारण कर सकता है, 21 वर्ष से कम आयु का है, और फिर भी वो क्या करता है? किसी हथियार आदि को अर्जित करता है, अपने कब्जे में रखता है, परिवहन करता है, सारी चीजें हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 1 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि तरुण, तो क्वेश्चन यही आता है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है या तरुण है, जो भी शब्द आए, तो ऐसा व्यक्ति अगर हथियार को अर्जित करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ये दूसरा ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। तो ये शब्द आपको याद रखनी है। कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 1 वर्ष तक के। अब देखिए तीसरा जो है कि अगर कोई व्यक्ति, ये जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट है या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अग्नायुध, गोला बारूद या नायुध की आसित बिक्री या अंतरण की सूचना दिए बिना ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी सूचना देने की तारीख से 45 दिन की कालावधि के अवसान के पूर्व धारा 5 की उपधारा 2 के खंड का या खा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। धारा 5 कह रहा है, तो धारा 5 क्या काय से संबंधित है? आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि से संबंधित है। उसमें भी वो क्या था?
5 के 2 के परंतु का, इसको देख लीजिए, जो क्या कहते हैं, भूल गए थोड़ा सा इसमें, 1 मिनट, 5 निकाल लीजिए। 5 का ये कह रहा है, धारा 5 की उपधारा 2, धारा 5 की जो है उपधारा 2 है, उसका जो है खंड का और खा, खंड का और खा है। ये उपधारा 2 कहती है कि किसी अपराध के बारे में बात होते हुए भी कोई व्यक्ति इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारित किए बिना कोई आयुध या गोला बारूद जिसका वह अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्वक कब्जा रखता है, उसकी बात कह रहा है। विधि पूर्वक कब्जा रखता है या अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के आधार पर ऐसे आयुध या गोला बारूद रखने का हकदार है। तो सीधी सीधी वही बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति, जैसे आपका हथियार है, तो वैसे आप जानते हैं कि बगैर लाइसेंस के हथियार नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप स्वयं का कोई आपका हथियार है तो आप बेच सकते हो उसे, किसको बेच सकते हो, जो अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है या कोई व्यवहारी है अनुज्ञप्ति का धारी, तो उसको आप वो विक्रय कर सकते हो, हथियारों का विक्रय। जैसे आपका कोई हथियार है और अगर आप उसे विक्रय करना चाहो तो विक्रय कर सकते हो, कोई किसी अन्य कोई अनुज्ञप्तिधारी हो उसको विक्रय आप कर सकते हो। तो उसमें लेकिन 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट को आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी। और उसके अलावा 45 दिन की जो अवधि है, वो 45 दिन का जो समय पीरियड है, उसके समय ना बीत गया हो, है ना, वो डिसीजन लेगा। तो 45 ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भाषाधिकारी को ऐसी सूचना की तारीख से 45 दिन की कालावधि का अवसान के पूर्व। तो 45 पहले तो आपको क्या करना है, जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना है ना। जिला मजिस्ट्रेट को आप सूचना देंगे और 45 दिन तक वेट करेंगे, है ना। तो 45 दिन के बाद आप कब बेच सकते हो? आपकी बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक है, आप बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कि बिक्री का लाइसेंस लेंगे तभी बेच पाएंगे। बेच सकते हो, किसी अनुज्ञप्तिधारी को बेच सकते हो, किसी व्यवहारी को या डीलर को बेच सकते हो, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी और 45 दिन के अवसान के बाद आप उसे बेच सकते हो। तो लेकिन आपने क्या किया, आपने सूचना भी नहीं दी और 45 दिन से पहले ही उसको, या तो सूचना भी नहीं दी, दोनों ही बात है, या सूचना भी नहीं दी और 45 दिन से पहले बेच दिया उसे। तो ऐसे में ये कह रहा है कि ऐसे में उस व्यक्ति को, जो अनुज्ञप्तिधारी है, उस व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो ऐसे में उस व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी है उसको 6 माह तक की अवधि के कारावास हो सकने वाले कारावास से जो 500 रुपए तक की रकम के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाता है। ऐसे वो केवल 6 माह तक के कारावास से, कितना, 6, क्योंकि इसने क्या किया है, केवल इसने उल्लंघन किया है। काय का उल्लंघन किया है? ये कह लीजिए कि जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया है, केवल अनुज्ञा का उल्लंघन किया है। जो आज्ञा जो दी थी, जो, या कह दीजिए जो आदेश का उल्लंघन किया, बस ऐसे मान लीजिए कि आदेश का केवल उल्लंघन किया उसने, है ना। तो ऐसे में आदेश का अगर उसने उल्लंघन किया तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास से, 6 माह तक के कारावास से एवं जुर्माने से, एवं जुर्माना कितना हो सकेगा? जुर्माना 6 माह तक का कारावास से, या है, एवं नहीं, या जुर्माने से, जुर्माना कितना हो सकेगा? 500 रुपए तक का। कितना जुर्माना हो सकता है? 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? उसे दंडित किया जाएगा, या 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए जुर्माना, या दोनों से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन यही आएगा कि कोई व्यक्ति बगैर, कोई अनुज्ञप्तिधारी 45 दिन की अवधि के पूर्व क्या कर देता है? अपने हथियार का विक्रय कर देता है किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को, तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो सर। बोलिए। हाँ, सर 500 रुपए नहीं, 5000 का जुर्माना दिया है इसमें। 500 मेरे में 500, वही तो मैं कह रहा हूँ, 500, 5000 सर दिया है 500 इसमें। 500 500 500 इंग्लिश में फिर देख 500 लीजिए क्या रुपए कर है, ले सर इसे। कंफर्म कर लीजिए। 500 ही है, एक्सपेंस 500 रुपीज, हाँ 500 ही है। पुराना होगा या फिर कभी मिस्टेक हो जाता है। 500 कर लीजिए उससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 500 कर लीजिए, ठीक है। तो 6 माह तक का कारावास तो 500 रुपए तक का जुर्माने से क्या किया जाएगा? उससे दंडित किया जाएगा।
तो ये कौन व्यक्ति है? जो अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है। जो अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है वो उल्लंघन करता है। माइक बंद कर लीजिए बस थोड़ा सा। देखिए अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है धारा 17 की उपधारा, आगे कह रहा है कि धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में कोई व्यक्ति अगर असफल रहता है अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसरण पर, इस धारा की उपधारा 10 के अधीन अनुचित समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा। तो कुल मिला के कोई व्यक्ति, धारा इसमें तो लिखा भी है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि धारा 17 के अधीन वो अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं उल्लंघन कर, उस क्या कहता समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित, यानी उसको सलेंडर कहते हैं, अभ्यर्पित करने में क्या रहता है? असफल रहता है अगर व्यक्ति धारा 17 के तहत, धारा 17 की उपधारा 1 के तहत, धारा 17 की उपधारा 1 के तहत क्या करता है? वो उसको सलेंडर करने में या अभ्यर्पित करने में, अभ्यर्पित करने में क्या रहता है? या कोई व्यक्ति असफल रहता है तो कितने दंड से? इसमें भी 6 माह तक के कारावास से और 500 रुपए तक के जुर्माने से। चूंकि ये कोई आदेशों का उल्लंघन है, एक इतना याद रखें कि आदेश जो दे रहे हैं अधिकारी, जो आदेश दिए गए उनका उल्लंघन है, इसलिए कम सजा है। आदेश आपको 17 के तहत वो जमा करना था, आपने नहीं जमा किया तो कितने, तो भी इसमें जी सजा होगी 6 माह तक का कारावास से या 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर ऐसा नाम और पता बताने से, ये भी याद रखना जी, धारा 19 के अधीन क्या क्या करता है कोई व्यक्ति? बस इतना याद रखना, क्या नहीं करता? नाम पता। भैया आपसे नाम पता पूछा जाता है, आप क्या करते हैं? आप अपना नाम पता नहीं बताते या गलत बताते हैं या झूठा बताते हैं, इस तरीके का अपराध करते हैं अगर, या जो आपने नाम पता बताया वो गलत निकलता है, दोनों ही बातें हैं। तो अगर इस तरीके का कोई अगर अपराध अगर आप करते हैं तो कितने दंड से? सेम ये दंड है, बस जुर्माना थोड़ा अलग हो जाएगा, 6 माह तक के कारावास से, कारावास है या जुर्माना। जुर्माना इसमें कितना है? 500 की जगह इसमें जुर्माना हो गया 200 रुपए, 200 ही रुपए हुआ अमाउंट विथ 200 रुपए। ठीक है, 200 ही रुपए जुर्माना है, 200 रुपए का जुर्माना, या दोनों से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो ये सब आदेश हैं। आदेश ही तो है, आपसे कहा कि भैया नाम बताओ पता बताओ, आप नाम पता नहीं बता रहे, या फिर बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, या आपको पता पड़ा कि आपने गलत बताया है तो आपने आदेश की अवज्ञा की ना। तो ये सब आदेश वाले हैं, इसलिए कम सजा है इसमें, बस इतना है कि आदेश वाले हैं। तो ये पूछा जाता है, ये याद रखना, ये वाला जो है कि कोई व्यक्ति नाम पता बताने से इनकार करता है या झूठा बताता है, मिथ्या बताता है या बाद में गलत निकलता है, तो ऐसे व्यक्ति कितने 6 माह तक के कारावास से या 200 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए ये कह रहा है अध्याय 2 के उल्लंघन में, सीधा अध्याय 2 की बात कह रहा है कि अध्याय 2 के उल्लंघन में, अध्याय 2 ही वो है आयुधों का पूरा अपराध है, आयुधों गोला बारूद का अर्जन कब्जा विनिर्माण से संबंधित है अध्याय 2। तो यदि अध्याय 2 कि किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखता है, लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। तो ये कह रहा है अध्याय 2 का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, पूरा अध्याय 2 की बात कह रहा है कि अध्याय 2 का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और उल्लंघन करके क्या करता है? गोला बारूद को अपने कब्जे में रखता है, लेकर चलता है, क्या करता है? कब्जे में रखता है, कब्जा कर में रखता है, या क्या करता है? उसको लेकर चलता है, लेकर चलता है, या तो कब्जे में रखता है, किसके? अध्याय 2 के उल्लंघन में। अध्याय 2 का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और ऐसे में क्या करता है? उसको लेकर चलता है या फिर कब्जा रखता है, उस पर कब्जे में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 10 वर्ष से कम की नहीं, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। कितना सजा है इसमें? 10 वर्ष, 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी ऐसा व्यक्ति को, और जुर्माने से प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा? उससे दंडित किया जाएगा, या दोनों से।
दोनों तो है ही, 10 वर्ष तक के कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जी, संगठित अपराध पुनर्देखी की ली थी, जहाँ पहले ही 5-10, इसमें भी कितनी थी, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। संगठित अपराध है उसमें भी कितनी सजा है, 10 वर्ष तक के कारावास से किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। संगठित अपराध का फिर नीचे लिखा गैंग वगैरह, मैंने बताया ना, तो आप गैंग याद रखना, क्योंकि गैंग वगैरह के अपराध वगैरह करते हैं किसी समूह वगैरह, गैंग वगैरह, तो गैंग याद रखिए कि जब कोई अपराध, धारा 5 थी, धारा आपकी 5, धारा 6 और धारा 11, अगर यही अपराध अगर किसी गैंग के द्वारा किए जाते हैं, किसी समूह के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसे में सजा जो है बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए धारा 3, 5, 6, 7 और 11, ये कह रहा है धारा 3। अब आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी ना आएंगे क्वेश्चन, ऐसे आएंगे भी नहीं कि धारा 3, धारा 5, ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। धारा 3, धारा 5 सीधा लिख देता हूँ, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 11। आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 3 में क्या है, 5 में क्या है, 6 तीन में नहीं क्या है है, सर, 7 में तीन नहीं क्या है, है। 3 नहीं है, 3 नहीं, नहीं सर, 5, 6, 11। नहीं 3 है ना, सर 3 है सर। 3 है, 3 है, इंग्लिश में लिखा तो है 3, 5, 6, 7, 11। 8वां जो क्लॉज है ना, 8वां जो क्लॉज है उसमें 3 है, आप देख लीजिए या अप्लाई कर लीजिए उसको, है ना। और 3 है, और किसी के पास नया बैरेक्ट हो तो चेक करके बताइए 3 है कि नहीं। सर 3 है, मेरा नया है। सर है, ये 3 तो है। 7वां पढ़ रहे हैं ना सर अपन। 8वां क्लोज पढ़ रहे हैं। 8वें में 3 है, 8वें में 3 है, नहीं हो तो आप करेक्शन कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 है सर, है 3 है। हाँ ठीक है, तो 3 कर लीजिए, 3, 8, 5, 6, 7 और 11। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ये धाराओं में पता होना चाहिए कि धारा 3 में क्या है, धारा 5 में क्या है, धारा 6 में क्या है, धारा 7 में क्या है और धारा 11 में क्या है। ये सादा याद करना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अवैध उल्लंघन, ये याद रखना है, शब्द क्या रखना है, अवैध उल्लंघन। तो क्वेश्चन यही आता है, अवैध उल्लंघन या अवैध व्यापार क्या कर रहा है। धारा 3 के अधीन कोई व्यक्ति अगर अवैध व्यापार करता है, धारा 5 के अधीन अगर कोई व्यक्ति अवैध व्यापार करता है, धारा 6 के अधीन कोई व्यक्ति अवैध व्यापार करता है, 7 या 11 के अधीन, तो ये शब्द ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अवैध व्यापार करता है या अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है, कुछ भी करता है। तो बस इतना शब्द आपको याद होना चाहिए कि कायदे से संबंधित अवैध व्यापार, कि कोई व्यक्ति अगर अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है या करता है, कुछ भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 3 के उल्लंघन में अवैध व्यापार करता है, धारा 5 के उल्लंघन में अवैध व्यापार करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो शब्द ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि अवैध व्यापार शब्द जो है सम्मिलित होता है या करता है, कुछ भी है, या उसमें सहायता करता है, सारी चीजें आ जाएंगी। तो अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है, करता है, ये सारी चीजें। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, इसमें भी 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो कितनी हो सकती है, आजीवन कारावास तक की हो सकती है। तो ये 10 वर्ष से, यही सजा इसमें है। तो ऐसा व्यक्ति को भी कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, और कहाँ तक जाएगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके हो गया केवल धारा जो अपन पढ़ रहे थे 25 उसके तहत है, लेकिन इनको आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे। या तो एक पन्ने पे अलग लिख लीजिए सबको, या फिर आप डायरेक्ट में लिख लीजिए। पहले तो पन्ने पे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, सारे सेक्शन वाइज उनको लिख लीजिए जहाँ पे इकट्ठे आए हैं, जैसे जो रिपीटेशन हुआ है ये रिपीटेशन, इन सबको धारा 3, 5, 6, 7 हुआ है, उससे पहले जो आए थे 5, 6, 7, 11 आए थे, तो इनको सबको एक साथ लिख लीजिए। फिर उसमें अवैध व्यापार लिख लीजिए, फिर उसमें नॉर्मल वाला लिख लीजिए, इस तरीके से इसका लिख लीजिए, फिर 9 का इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। 9 का आया तो 9 एक जो एक ए है, फिर इसका दूसरा भाग था उसका आया था वो, तो उनको एक से लिख एक क्रम में बना के उनको लिख लीजिए, और फिर बाकी अलग अलग आया तो उनको अलग अलग लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। तो समझ में आएगा कि कहाँ कैसा दंड आ रहा है ना, तभी ये याद होंगे, है ना। इसमें तो सीधा उन्हें कचरे जैसा भर दिया है कि बस इसका दंड इसमें, इसका दंड इसमें, बस पूरा कचरा टाइप का भरा हुआ है, लेकिन आपको उसको छांटना पड़ेगा तब वो याद होगा, है ना, छांट के उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब याद हो जाए तो फिर डायरेक्ट पे लिख लेना, तो आराम से याद हो जाएंगे, है ना। अब देखिए धारा 26 गुप्त उल्लंघन से संबंधित है, तो सेक्शन भी पूछा जाता है धारा 26 की, जो धारा 26 है वो सेक्शन में पूछा जाता है कि गुप्त उल्लंघन। जी
सर इसमें और एक और एक रह क्लॉज गया, दिया है ना। एक 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 ठीक है एक रह गया, भूल गया मैं, एक रह ओवर गया, क्लॉज। और क्लॉज रह गया, चलिए, एक क्लॉज रह गया इसमें। ये कह रहा है जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करेगा जिससे मानव जीवन या किसी अन्य की व्यक्तिगत सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? उतावलेपन या उपेक्षा से क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, उतावलापन, ये जोड़ा गया है नया। क्या है ना, आपने देखा होगा भैया शादी वगैरह ब्याह वगैरह में लोग बाग बड़ी फायरिंग करते हैं, है ना, बढ़िया फायरिंग करते हो, कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो भैया उतावलेपन में या उपेक्षा से अपनी, उपेक्षा मतलब आपने सावधानी नहीं बरती, इस तरीके से लोग फायर करते हैं, हर्ष फायर कहते हैं, इस तरीके से करते हैं, बोले खुशी मना रहे हैं। तो ऐसे में जो अपराध हो जाता है उसके बारे में कहते हैं, इससे जो कोई व्यक्ति का अगर जीवन क्या हो जाता है, संकटापन्न में आ जाता है, या कई बार तो मौतें तक हो जाती है लोगों की, है ना, आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो इस तरीके से चला रहे हैं, देख ही नहीं रहे लोग, बाग शादी की ब्याह की वो देखने खड़े हो जाते हैं और आप चला रहे हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई काम करता है जिससे लोगों का जीवन क्या हो जाता है, संकटापन्न हो जाता है, या क्या हो जाता है, सुरक्षा को उनको दिक्कत होती है, मतलब उनको संकट में आ जाता है, कुल मिला के जीवन खतरे में आ जाता है, हो सकता है कि किसी को गोली वोली लग जाए, इस तरीके की अवस्था हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने या जुर्माना जुर्माना कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जुर्माना इंपॉर्टेंट है इसमें। जुर्माना कितना? 1 लाख रुपए तक, ये याद रखना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये इसीलिए ज्यादा जुर्माना दिया कि ताकि लोग इस तरीके का उतावलापन, कोई भी शादी ब्याह भी होती, कोई भी फंक्शन होता है तो गोली बंदूक पहले चलाते हैं, तो इस तरीके की लापरवाही ना करें, इसलिए जो जुर्माने का इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता है, ले जाते हैं लापरवाही पूर्ण तरीके से, आता है ठीक है लाइसेंस ही हथियार है आप ले जाइए, लेकिन इस तरीके के नहीं। कई लोग राउंड पे राउंड चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल जो उसमें आ गए, उतावलेपन में आ गए, और बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि आसपास लोग भी खड़े हैं। तो दूसरों का जीवन उससे अगर संकटापन्न स्थिति में आ जाता है तो 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से जो कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये लिखा भी है नीचे, इसका अनुष्ठापित कार्यक्रमों का अर्थ लिखा है जनसभाएं, धार्मिक जो जनसभाएं होती हैं, धार्मिक स्थानों में विवाह समारोह, अन्य उत्सव में गोलाबारी जो करते हैं ना, वो ना कोई भी समारोह कह लीजिए उसमें जो कोई गोलाबारी करते हैं उसके लिए। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, कितना जुर्माना, जुर्माना ही पूछ सकते हैं कितना है जुर्माना इसमें, 1 लाख रुपए। तो ये थोड़ा याद रखें आप, सजा केवल 2 साल तक की है, लेकिन जुर्माना कितना है, 1 लाख। तो इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें कितना जुर्माना लगाया जाएगा उसको, तो इसको याद रखेंगे। देखिए धारा 26 है, धारा 26 पूछा जाता है कि भैया गुप्त उल्लंघन से संबंधित धारा कौन सी है, तो केवल धारा भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त उल्लंघन मतलब छुप कर करना, यही काम जो ऊपर कर रहे थे वही काम अगर आप छुप कर करते हैं, गुप्त रूप में करते हैं, छिपा करके करते हैं, तो फिर कितने दंड से दंडित किए जाएंगे। जो काम आपने ऊपर धाराओं में किए हैं वही काम अगर आप छुप कर करेगा, छुप कर करते हैं, तो कितने दंड से दंडित किए जाएंगे। तो धारा 26 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सेक्शन की गुप्त उल्लंघन से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 26। तो इसमें कह रहा है कि पहला वही जो धाराएं लिखी थी पहले, धारा 3, 4, 10 और 12, धारा 3, 4, 10 और 12 कौन कौन सी धारा है? धारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, 10 है, या 12 है, ये सेक्शन है। तो लिखा है धारा 3, 4, 10 और 12 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उपदर्शित हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान या प्रवाहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले व्यक्ति को ज्ञात ना हो, मतलब छिपा कर किया जाए। इस तरीके का कोई अपराध करता है कि जो भी रेल वगैरह, विमान वगैरह, कोई भी लोक सेवक वगैरह होता है, इनको पता ना पड़े, इस आशय से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वह 6 माह से कम ना होने वाली किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी
सकने वाली अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अगर कोई व्यक्ति गुप्त उल्लंघन में काम करता है, कैसा, धारा 3, 4, 10 और 12, बस इतना याद रखिए, जिसका गुप्त उल्लंघन में काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह से लेके 7 वर्ष तक के कारावास से। तो 6 माह से तो कम की होगी ही नहीं, 6 माह से लेकिन कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है और जुर्माने प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना, 6 माह से कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। दूसरा देखिए, जी गुप्त उल्लंघन चल रहा है कि जी कौन सी धारा को, 5, 6, 7 और 11, सेक्शन 5, 6 और 7 और 11 जो ऊपर छूट रही थी वो सभी यही का है। तो धारा याद रखना कि ये इन धाराओं में कितना सजा थी, इतना था। इन धाराओं में थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा, इन धाराओं में थोड़ी बढ़ जाएगी। धारा 5, 6, 7 और 11 में क्या है, थोड़ी धारा पनिशमेंट क्या है, थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। ये कह रहा है कि धारा 5, 6, 7 और 11 के अधीन अगर कोई व्यक्ति गुप्त उल्लंघन करता है, बस इतना ही याद रखिए, गुप्त उल्लंघन देखिए क्या है इसमें कि उपबंधों में से किसी भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक या किसी रेल या विमान या जलयान या प्रवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात ना हो। तो कोई बात आई है कि कोई गुप्त उल्लंघन याद रखिए, बस किसी को पता ना पड़े, इस उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति काम करता है धारा 5, 6, 7 और 11 के अधीन, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 5 वर्ष से कम ना होने वाली किंतु जो 7 वर्ष तक की 10 वर्ष तक की 5 वर्ष से कम ना होने वाली किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो इसमें कितनी सजा है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना, ठीक है, प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अगर कोई अपराध धारा 5, 6, 7 और 11 के अधीन गुप्त उल्लंघन में किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब कोई अपराध धारा 22 के अधीन तलाशी लिए जाने के लिए, जो धारा 22 कह रहा है, सेक्शन 22, तलाशी के लिए जाने के लिए किसी आयुध या गोला बारूद को छिपाएगा, छिपाने का प्रयत्न करेगा। तो ये तलाशी के लिए, जब तलाशी ली जाती है, कुल मिला के ये आप याद रखना, तलाशी जब ली जा रही है उस समय आप क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, हथियारों को छिपा देते हैं, है ना, चुका देते हैं कि किसी को पता ना पड़े। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक की हो सकेगी कारावास और जुर्माने से। तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसा व्यक्ति कितने दंड से होगा, 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा, उससे दंडित किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर तलाशी हो रही है और हथियार आदि जो भी है उसके कब्जे में क्या कर रहा है, उनको छिपा देता है कि भैया किसी को पता ना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। धारा 22 में और देख लीजिए क्या है, धारा 22 जो है मजिस्ट्रेट की तलाश, मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण, तलाशी ही है उसमें लिखा भी है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी अभिग्रहण वगैरह है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति छुपा देता है ताकि पता ना पड़े, तो 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 27 जो है, धारा 27 जो है, धारा 27 से आयुधों को उपयोग में लाने के लिए, काय में उपयोग करती, उपयोग, तो याद रखना है कि धारा 10 में क्या, धारा 27 में क्या है, उपयोग के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति हथियारों का उपयोग करता है, इस्तेमाल करता मतलब चलाता है, तो उसके लिए कितना दंड है, धारा 27 में दिए गए हैं उसके लिए दंड। कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें भी देखिए, माइक बंद कर दीजिए थोड़ा सा, देखिए धारा 1 पहला क्लॉज कहता है कि जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का उपयोग करेगा, धारा 5
अगर कोई व्यक्ति धारा 5 के उल्लंघन में क्या करता है, किसी गोला बारूद का उपयोग करता है, कहाँ गया धारा, हाँ, धारा 5 के उल्लंघन में क्या करता है, किसी गोला बारूद का उपयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष से कम नहीं होगी, क्योंकि तो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। 3 से 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति धारा 5 के उल्लंघन में हथियार को चलाता, उपयोग मतलब चलाता है, उसको इस्तेमाल करता है ना, तो ऐसे में कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना प्लस जुर्माना भी है इसमें, तो जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। अगर धारा 5 का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, वो धारा 7 का उल्लंघन करता है, तो मतलब 7 के उल्लंघन में अगर कोई हथियार आदि वगैरह है उनको चलाता है, तो कितनी 7 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की होगी। तो ऐसे में 7 वर्ष से आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास तक की हो सकती है, इनसे प्लस जुर्माना। 7 का तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा आपको कि 7 में 7 है, तो 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की उसे सजा से दंडित किया जा सकता है। कब? उपयोग जब आदि करता है। अब देखिए एक तीसरा, देखिए इंपॉर्टेंट है तीसरा इसी का, पहला दूसरा और तीसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जो कोई किसी प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद को उपयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये कह रहा है धारा 7 ही का जो अपराध है यहाँ तो 7 से, लेकिन ऐसी अपराध में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ऐसा हथियार है जो प्रतिसिद्ध श्रेणी में आता है, दोनों की बात कह रहा है कि प्रतिसिद्ध है, अगर कोई हथियार, कैसा हथियार है, कहाँ है तीसरा, प्रतिसिद्ध श्रेणी में आता है कोई हथियार, प्रतिसिद्ध हथियार है, या फिर धारा 7 का उल्लंघन, सेक्शन 7 का वो भी इंक्लूड किया है। कब? इसका जब अपराध करता है, उपयोग करता है हथियार का, और ऐसे में क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जब इसने इस्तेमाल किया और किसी व्यक्ति की क्या हो गया, मृत्यु हो जाती, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाए? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय। तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कितने दंड से दंडनीय होगा? मृत्यु दंड, याद रखना, इसमें मृत्यु दंड आया है अभी, तो मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से, मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, प्लस जुर्माना तो होता ही है, तो जुर्माने से भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, है ना, कि प्रतिसिद्ध हथियार है उसका इस्तेमाल करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, धारा 7 के उल्लंघन में करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे, और जुर्माने से भी क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 28 और देख लीजिए, सेक्शन धारा 28 क्या कहते हैं, धारा जो 28 है, कतिपय दशाओं में अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। तो ये क्या कह रहा है, नकली अग्नायुध, नकली याद रखिए, नकली अग्नायुध के जो है उपयोग आदि कब्जे के लिए अगर दंड कितने में दिए गए, धारा 28 में, तो धारा भी याद रखना है, धारा 28 नकली अग्नायुध वगैरह है उससे संबंधित है। इसमें लिखा है जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिसिद्ध करने या रोकने से, अब आप कहोगे नकली का इस्तेमाल कैसे किया, ये लिखा भी है इसमें, रोकने के आशय से किसी अग्नायुध नकली अग्नायुध को किसी भी उपयोग में लाया जाए, उपयोग में चाहे वह कैसे ही क्यों ना हो, लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा सेक्शन है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नकली अग्नायुध का मतलब नकली हथियार है ना, कुछ खिलौने होते नकली हथियार है, तो बोले उसका इस्तेमाल करके क्या कोई व्यक्ति दंडनीय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो अपनी गिरफ्तारी बचाने में उनका इस्तेमाल करता है। गिरफ्तारी बचाने में कैसा इस्तेमाल करता है कि भैया दिखा दिए, पुलिस वाले पकड़ने आया, कोई भी पकड़ने आया उसे, उसने दिखा दिया कि भाई हथियार, सामने वाला तो यही समझेगा ना असली हथियार है, चला देगा, वो फरार हो जाता, भाग जाता। तो उस तरीके का अपराध की बात कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई अपराध व्यक्ति करता है और अपनी गिरफ्तारी से बचता है ना,
विधिपूर्ण जो गिरफ्तारी हो रही है उससे बचने की कोशिश करता है और नकली हथियार दिखा के भाग जाता है। जो फिल्मों में आप देखते हैं उस तरीके की बात कह रहा है कि नकली हथियार दिखा के भी भाग गए। तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा की है इसमें, कितनी सजा, 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित होगा, 7 वर्ष तक के कारावास। याद रखना, ये अच्छा है सेक्शन। 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना, जुर्माना तो रहता ही है, तो और प्लस लिखिए, तो और जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। बाकी कल देखेंगे, देखिए कल हो जाएगा अपना, या फिर एक थोड़ा मेरा अभी कल देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा आज पेट ठीक नहीं है, कल देख लेंगे।